अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर डॉक्टर फैज़ आलम। आज हम लेज़र के अंदर सेकंड लेक्चर स्टडी करने जा रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने लेज़र एब्रीविएशन और लेज़र में यूज़ होने वाले जो तीन मेन प्रोसेसेस थे उनको एक्सप्लेन किया। तो आज हम कंप्लीट लेज़र एक्शन स्टडी करेंगे कि लेज़र लाइट कैसे प्रोड्यूस होती है, किस मैकेनिज्म के तहत, और इसकी प्रोडक्शन के लिए हमें टूल्स कौन सा यूज़ करना पड़ता है, और जो एक्टिव मीडियम है वो कौन कौन से लिए जा सकते हैं। कल के लेक्चर में हमने तीन प्रोसेस स्टडी किए थे: इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस एमिशन एंड स्टिमुलेटेड एमिशन। तो मैं हल्का सा रिव्यू लेके आगे लेके चलता हूँ। वजह उसकी ये है कि जो लेज़र लाइट है, लेज़र लाइट को अचीव करने के लिए हमें दो नेसेसरी कंडीशन से गुजरना पड़ता है, यानी टू नेसेसरी कंडीशन इज एसेंशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ लेज़र लाइट। पहली कंडीशन ये है मेटास्टेबल स्टेट को अचीव करना, और दूसरी है पॉपुलेशन इन्वर्जन। अब मेटास्टेबल स्टेट क्या है? तो डियर स्टूडेंट, मैंने कहा था कि ये बेसिकली एक एक्साइटेड स्टेट ही है। किसी भी एटम के अंदर ऐसी एक्साइटेड स्टेट है कि जिसका लाइफ टाइम नॉर्मल एक्साइटेड स्टेट की लाइफ टाइम से 10 पावर 5 to 4 टाइम ग्रेटर होता है, यानी 100,000 टाइम ग्रेटर होता है। जो नॉर्मल एक्साइटेड स्टेट होती है, ये मैंने बोर्ड पे लिखा है, वो से देखें कि नॉर्मल एक्साइटेड स्टेट का लाइफ टाइम है 10 पावर -8 सेकेंड, और जो मेटास्टेबल स्टेट है इसका लाइफ टाइम है 10 पावर -3 सेकेंड। अब अगर इन दोनों की रेशियो ली जाए तो 10 पावर -3 डिवाइडेड बाई 10 पावर -8, तो ये डिनोमिनेटर वाला -8 ऊपर जाएगा +8, तो +8 -3, तो जो फैक्टर आ रहा है 10 पावर +5 टाइम। तो इससे पता ये चला कि मेटास्टेबल स्टेट का लाइफ टाइम वो ग्रेटर है 10 पावर 5 टाइम लाइफ टाइम ऑफ नॉर्मल एक्साइटेड स्टेट, जो कि बनता है 100,000 टाइम, कम हो बेश 100,000 टाइम ग्रेटर है। तो ये कंडीशन हमने अचीव करनी है मेटास्टेबल स्टेट। फिर मैंने ये कहा था कि आमतौर पे जो पॉपुलेशन ऑफ एटम्स होती है वो ग्राउंड स्टेट के अंदर ग्रेटर होती है। थर्मल इक्विलिब्रियम में मोस्ट ऑफ द एटम्स वांट्स टू रिजाइड इन देयर ग्राउंड स्टेट। तो अगर हमारे पास एक एटॉमिक सिस्टम है, उसके अंदर पॉपुलेशंस को डिनोट किया गया N1 और N2 से, तो यहाँ पर देखें तो जब ग्राउंड स्टेट में N1, क्योंकि ग्राउंड स्टेट है, E1 जिसकी एनर्जी होगी, ग्राउंड स्टेट में अगर एटम की तादाद ग्रेटर है बानिस्बत एक्साइटेड स्टेट N2 या E2 के, तो इसे कहेंगे नॉर्मल पॉपुलेशन। अब इसको अगर हम इन्वर्ट कर दें, हम एक खास मैकेनिज्म के थ्रू अगर N1 में एटमों की तादाद जो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में N2 की निस्बत ग्रेटर होती है, हम ऐसा कर लें कि N2 में जो कि एक्साइटेड स्टेट है, यहाँ पॉपुलेशन ऑफ एटम्स ग्राउंड स्टेट की निस्बत बढ़ा दें, इंक्रीज कर दें। तो इफ N2 इज ग्रेटर देन N1, तो नॉर्मल पॉपुलेशन इन्वर्ट होगी। तो जब ये इन्वर्ट होगी तो इसे कहते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। तो यहाँ से पॉपुलेशन इन्वर्जन का प्रोसेस अचीव किया जा सकता है, और ये उसी सूरत में मुमकिन है कि जब N2 N1 से ग्रेटर, उसी सूरत मुमकिन होगी कि अगर N2 के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है E2, ये एक ऐसी एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी है कि जो कि लॉन्ग लिव्ड एक्साइटेड स्टेट है, यानी मेटास्टेबल स्टेट है। तो यहाँ से हम इलेक्ट्रॉनों को या एटमों को ग्राउंड स्टेट में ले जा सकती हैं बाय यूजिंग इंसिडेंट लाइट, बाय यूजिंग इंसिडेंट फोटॉन। तो सोर्स को यूटिलाइज करके, तो इस तरह के प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? स्टिमुलेटेड एमिशन। तो तीन प्रोसेस जो इन्वॉल्व हुए थे, इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस एमिशन, स्टिमुलेटेड एमिशन। हल्का सा रिव्यू लेके हम कंप्लीट लेजर एक्शन की तरफ जाते हैं। हमारे पास एक एटॉमिक सिस्टम है जिसकी टू एनर्जी स्टेट है E1 और E2। इलेक्ट्रॉन सारे के सारे या एटम सारे के सारे ग्राउंड स्टेट में है। हम एक इनपुट फोटॉन यूज करते हैं E1 और E2 के एनर्जी डिफरेंस के इक्वल। ग्राउंड स्टेट के एटम्स इनको एब्जॉर्ब करेंगे या इलेक्ट्रॉन इनको एब्जॉर्ब करेंगे और E2 एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। इस प्रोसेस को हमने नाम दिया था इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन। अब ये जो E2 स्टेट है ये एक्साइटेड स्टेट है, नॉर्मल एक्साइटेड स्टेट है। 10 पावर -8 सेकेंड इलेक्ट्रॉन यहाँ स्टे करेगा और सेल्फ डिके प्रोसेस के तहत स्पॉन्टेनियसली खुद ब खुद ये डिके होके E2 से E1 में आएगा, और वही फोटॉन जो इसने एब्जॉर्ब किया था उसको इमिट कर देगा। इस एमिशन को कहते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन। लेकिन अगर हमारे पास
इफ की कंडीशन है, अगर हमारे पास E2 एक मेटास्टेबल स्टेट है जिसका लाइफ टाइम नॉर्मल लाइफ टाइम से ग्रेटर है, तो यहां पर एटमों की तादाद ग्राउंड स्टेट की निस्बत इंक्रीज कर गई है। तो अब हमारे पास एक चॉइस है कि हमारे पास इस टेबल बी को देखें कि N2 जो कि एक्साइटेड स्टेट है, और कौन सी एक्साइटेड स्टेट है, मेटास्टेबल स्टेट है। हम इसके ऊपर एक फोटॉन फॉल करते हैं, इंसिडेंट लाइट इसको प्रोवाइड करते हैं। ये फोटॉन स्टिमुलेटिंग फोटॉन है। अब ये एब्जॉर्ब नहीं होगा जिस तरह इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन में हुआ था। इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस उस वक्त होगा जब नॉर्मल पॉपुलेशन होगी, ग्राउंड स्टेट में एटमों की तादाद एक्साइटेड स्टेट की निस्बत ग्रेटर हो, यहाँ याद रखने एब्जॉर्प्शन होगी। लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक्साइटेड एटम्स हैं, और एक्साइटेड स्टेट में कौन सी स्टेट में है, मेटास्टेबल स्टेट में है। तो अगर आप इनपुट फोटॉन फॉल करोगे स्टिमुलेटिंग फोटॉन, तो ये फोटॉन इसको डिस्टर्ब करेगा, स्टिमुलेट करेगा, तो एज ए रिजल्ट इलेक्ट्रॉन डिस्टेबलाइज होगा और अपनी ओरिजिनल ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। तो इस तरह E2 और E1 के डिफरेंस के इक्वल एक फोटॉन एमिट करेगा जिसकी एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इक्वल होगी इंसिडेंट फोटॉन के। तो इस तरह आपको आउटपुट में 2 फोटॉन मिलेंगे। अब सामने मिरर होगा, रिफ्लेक्ट होकर जाएंगे, 2 मजीद पर टच करेंगे तो फोटॉन 2 से 4 हो जाएंगे, फिर 4 से 8। तो इस तरह एम्प्लीफिकेशन अचीव हो रही है थ्रू स्टिमुलेटेड एमिशन। ये 3 प्रोसेस थे। अब कंप्लीट लेजर एक्शन कैसे हमने लेना है, तो याद रखने स्टूडेंट, कंप्लीट लेजर एक्शन के लिए हमें एक ट्यूब चाहिए, ग्लास ट्यूब। वही ग्लास ट्यूब जिस तरह कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में यूटिलाइज की गई थी, यहाँ पर इस ट्यूब को हम रेजोनेटिंग ट्यूब का नाम भी देते हैं। तो हमारे पास ये एक ट्यूब है जिसकी एक पर्टिकुलर लेंथ है। इस ट्यूब के इनसाइड हमने एक्टोमीडियम लिया है। ये जो लाइट एम्पलीफाइंग सब्सटेंस होता है, जिस मीडियम से लाइट, लेजर लाइट आउटपुट के तौर पे इमिट होती है, एज ए गेन प्रोफाइल हमें देती है, इस मीडियम को एक्टोमीडियम कहते हैं। विच में बी इन सॉलिड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म, गैसियस फॉर्म और इन सेमीकंडक्टर फॉर्म। तो यहाँ पर आपके सिलेबस में गैसियस लेजर को डिस्कस किया गया है, तो हम सपोज करते हैं कि ये गैसियस फॉर्म में है, एक्टोमीडियम ट्यूब होगी, ट्यूब के अंदर एक्टोमीडियम गैसियस फॉर्म में होगा। ये उसके मेरे एटम, डार्ट से एटम्स को रिप्रेजेंट किया हुआ है, और इसी ट्यूब में 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, 2 मेटल प्लेट्स हैं जिनको हाई वोल्टेज सोर्स से अटैच किया गया है, और एंड पॉइंट में मिरर है। एक मिरर है 100% रिफ्लेक्टिंग मिरर, और राइट साइड पे जो मिरर है इसे कहा गया पार्शियली रिफ्लेक्टिंग मिरर। यानी अगर इस पे लाइट पड़ती है, एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी की लाइट पड़ती है, तो पार्ट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ इनकमिंग लाइट एस्केप आउट होके एज ए आउटपुट बीम के तौर पे बाहर आएगी, इमर्जेंट होगी, और कुछ पार्ट जो है रिफ्लेक्ट होके विद इन द ट्यूब कन्फाइंड हो जाएगी। और जो दूसरा लेफ्ट साइड पे मिरर है वो 100% लाइट रे को, फोटॉन को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा विद इन द ट्यूब। तो इसलिए इसको समटाइम कैविटी भी कहते हैं, कैविटी रेजोनेटर भी इसे कहा जाता है। तो इसके मुख्तलिफ नाम है। ये हमारे पास ट्यूब होगी। अब इसमें एक क्वेश्चन है कि ये इलेक्ट्रोड्स क्यों रखे गए हैं। तो याद रख लें, जब हम लोग इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस करवाते हैं, जिसमें हम एक फोटॉन प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को किसी एटॉमिक सिस्टम पे, वो इलेक्ट्रॉन उस फोटॉन को एब्जॉर्ब करके ऊपर जाता है, इसको कहा जाता है पंपिंग। पंपिंग 2-3 किस्म की है। एक होती है ऑप्टिकल पंपिंग, जिसमें हम एक्टोमीडियम के ऊपर, एटॉमिक सिस्टम के ऊपर फोटॉन फॉल करते हैं। ये भी मेरे टॉप पे लिखा है ऑप्टिकल पंपिंग, यानी ऐसी पंपिंग जिसमें आप इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस अचीव करते हो थ्रू यूज ऑफ फोटॉन, लाइट यूज करके। दूसरा होता है इलेक्ट्रिकल पंपिंग। इलेक्ट्रिकल पंपिंग ये है कि आपके पास जो मीडियम है, लेट्स सपोज ये गैसियस मीडियम है, आप इसके अंदर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज प्रोड्यूस करते हैं। तो इस मकसद के लिए आपने क्या किया है, 2 इलेक्ट्रोड्स यूज किए हैं, इनको हाई टेंशन बैटरी से अटैच किया है। बैटरी से जब वोल्टेज, ऑपरेटिंग वोल्टेज इन इलेक्ट्रोड्स को मिलेगी, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। जब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा तो वो मीडियम जो है, गैसियस मीडियम जो है, उसको आयनाइज करेगा, यानी करंट जो है वो मीडियम को आयनाइज करेगी, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होगा। आने वाला इलेक्ट्रॉन जो इमिट हुआ है, लेट्स सपोज आपके पास 50 वोल्ट का पोटेंशियल है, तो जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड से इमिट होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी किलो नहीं, 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन इस गैस एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉनों को पुलिंग इन प्रोसेस के तहत
ग्राउंड स्टेट से हाई एक्साइटेड स्टेट में ले जाएगा। तो इसे कहते हैं इलेक्ट्रिकल पंपिंग। आमतौर पे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का फिनोमेना होता है और ये गैसेस भी किया जाता है। और ये जो ऑप्टिकल पंपिंग है, ये जब मीडियम हमारे पास सॉलिड स्टेट फॉर्म में होता है वहाँ यूटिलाइज की जाती है। इसी तरह एक और पंपिंग भी है जिसको एक्सरे पंपिंग कहते हैं। एक्सरे पंपिंग को भी यूटिलाइज करते हैं। और चौथी किस्म की पंपिंग होती है केमिकल पंपिंग, जिसमें केमिकल प्रोसेस किया जाता है, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होती है। उनके थ्रू भी आप इलेक्ट्रॉनों को ग्राउंड स्टेट से हाई एक्साइटेड स्टेट में ले जा सकते हैं। तो मैं बता दूंगा कि कौन सी पंपिंग है। अब कंप्लीट लेजर एक्शन की तरफ जाते हैं कि लेजर एक्शन कैसे होगा। लेट्स सपोज कि हमने इस रेजोनेटर ट्यूब के अंदर एक एक्टिव मीडियम लिया है गैसियस फॉर्म में, और उस एक्टिव मीडियम के अंदर जो एनर्जी स्टेट्स हैं ये 4 लेवल सिस्टम है, यानी 4 एनर्जी लेवल एग्जिस्ट करते हैं उसके अंदर। और लिटरेचर के मुताबिक इन एनर्जी लेवल्स को डिनोट किया गया है E0, E1, E2 और E3 से। और प्री रिक्विजिट स्टडी ये थी कि जो सैंपल हम लोग एज ए एक्टिव मीडियम यूटिलाइज कर रहे हैं, उस सैंपल को हमने उसकी स्पेक्ट्रोस्कोपी की और उसके अंदर ये हमने ऑब्जर्व किया कि कम से कम एटलीस्ट 1 मेटास्टेबल स्टेट एग्जिस्ट करती है। तो ये जो प्रेजेंट सैंपल है इसमें जो E2 स्टेट है ये मेटास्टेबल स्टेट है, लॉन्ग लिव्ड स्टेट है। और E1 और E3 शॉर्ट लिव्ड एक्साइटेड स्टेट है। यानी इस 4 लेवल लेजरिंग सिस्टम के अंदर एक ऐसा एटॉमिक सिस्टम हमने चूज किया है जिसमें E2 उसकी मेटास्टेबल स्टेट है और E1 और E3 शॉर्ट लिव्ड एक्साइटेड स्टेट है, नॉर्मल एक्साइटेड स्टेट, जबकि E0 ग्राउंड स्टेट है। इट मीन इस एटॉमिक सिस्टम में 4 लेवल सिस्टम में पॉपुलेशन इन्वर्जन का प्रोसेस कहां होगा? बिटवीन E2 टू E1। अब कैसे होगा? वही जो तीनों प्रोसेस हैं ये साइमल्टेनियसली यूटिलाइज होंगे। तो आपने देखना है कैसे यूटिलाइज होंगे। हम ऐसा करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो E0 में ग्राउंड स्टेट में एटम्स मौजूद हैं, यानी नॉर्मल पॉपुलेशन है, N1 इज ग्रेटर देन N2, ये जो मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन की। हम यहां से एटमों को सबसे हाई एक्साइटेड स्टेट E3 में ले जाते हैं। तो हमारे पास चॉइस है, या आप इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज फिनोमेना के थ्रू, यानी ये जो इलेक्ट्रोड्स आपने यूटिलाइज किए हैं, इन इलेक्ट्रोड्स के अलावा पोटेंशियल अप्लाई करके करंट जो फ्लो करेगी, उस करंट में जो इलेक्ट्रॉन आएगा, इलेक्ट्रॉन कोलिजन प्रोसेस के थ्रू इन ग्राउंड स्टेट के इलेक्ट्रॉनों को E3 स्टेट में ले जाएगा। या दूसरी चॉइस आपके पास अवेलेबल है, आप एक फोटॉन इंट्रोड्यूस करें, इनपुट फोटॉन। वो फोटॉन किस एनर्जी को होगा? ग्राउंड स्टेट एनर्जी E0 है और हायर एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी E3 है। तो इनपुट फोटॉन की एनर्जी होगी E3 माइनस E0 इज इक्वल टू HF। तो थर्ड स्टेट और ग्राउंड स्टेट E0 के डिफरेंस के इक्वल एक फोटॉन दें, तो ये फोटॉन क्या होगा कि ग्राउंड स्टेट के इलेक्ट्रॉन इन फोटॉन को एब्जॉर्ब करेंगे और हायर एक्साइटेड स्टेट E3 में चले जाएंगे। तो कौन सा प्रोसेस हो जाएगा? इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन का। अब जब ये E3 स्टेट में तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से आ जाएंगे, ये शॉर्ट लिव्ड स्टेट है, 10⁻⁸ सेकंड इलेक्ट्रॉन यहाँ स्टे करेंगे और सेल्फ स्पॉन्टेनियस डिके प्रोसेस होगा, यानी सेल्फ डिकेइंग प्रोसेस होगा। तो अब ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन E3 से डायरेक्ट E0 में आएंगे। इन बिटवीन मैंने कहा है ना E2 मेटास्टेबल स्टेट है, तो स्पॉन्टेनियस एमिशन होगी फ्रॉम E3 टू E2, यानी इलेक्ट्रॉन 10⁻⁸ सेकंड के बाद E3 से E2 में स्पॉन्टेनियसली डिके होके आएंगे और एज ए रिजल्ट 3 और 2 की एनर्जी डिफरेंस के इक्वल एक फोटॉन भी इमिट करेंगे स्पॉन्टेनियस एमिशन प्रोसेस में। लेकिन ये फोटॉन मैंने लिखा है अनवांटेड फोटॉन, ये इन दो के एनर्जी डिफरेंस के इक्वल इमिट हुआ है, ये मेरे किसी काम का नहीं है। ये ट्यूब में ट्रिगर करेगा और इधर उधर बायो एस्केप आउट हो जाएगा। हम इससे किसी किस्म का लेजरिंग एक्शन में कोई मदद नहीं ले सकते हैं। अब E2 क्योंकि मेटास्टेबल स्टेट है, फर्स्ट इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन हुई, E3 से E2 स्पॉन्टेनियस एमिशन हुई। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी E2 में डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी, यानी मोस्टली इलेक्ट्रॉन्स E2 में आके स्टे करेंगे जो कि लॉन्ग लिव्ड मेटास्टेबल स्टेट है। तो यहाँ पर इन्वर्टेड पॉपुलेशन इन्वर्जन का प्रोसेस अचीव किया जा सकता है। अब नॉर्मल पॉपुलेशन से यहाँ पॉपुलेशन ज्यादा होगी, तो यहाँ हम ऐसा करेंगे,
2 और 1 के एनर्जी डिफरेंस के इक्वल एक इनपुट फोटॉन प्रोवाइड करेंगे, स्टिमुलेटिंग फोटॉन जिसे कहते हैं। अब ये फोटॉन जब हम मेटास्टेबल स्टेट, लॉन्ग लिव एक्साइटेड स्टेट के ऊपर फॉल करेंगे तो ये फोटॉन इन इलेक्ट्रॉनों को जस्ट परटर्ब करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन इसको एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। याद रख लो, यहां पर कल भी किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि ये जो एक्साइटेड स्टेट है जिसका नॉर्मल लाइफ टाइम 10⁻³ सेकेंड है, ये अचीव कैसे होगा? तो याद रखिए ये एटम्स की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है कि कुछ एटम्स ऐसे हैं कि जिनमें लॉन्ग लिव स्टेट एग्जिस्ट करती है, और जब अगर ये एग्जिस्ट करती है तो यहाँ से पॉपुलेशन इन्वर्जन का प्रोसेस अचीव कर लिया जाता है। तो जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ डेवलप हो जाएगी, पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, तो 2 और 1 के डिफरेंस के इक्वल हमने एक फोटॉन फॉल किया। ये फोटॉन इलेक्ट्रॉन को परटर्ब करेगा, इलेक्ट्रॉन डिस्टेबलाइज होते 2 से 1 में आएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होगा 2 से 1 में, तो यहाँ पर डी एक्साइटेशन इलेक्ट्रॉन खुद ब खुद नहीं कर रहा है, एट द कॉस्ट ऑफ एनर्जी कर रहा है। तो कल मैंने कहा था कि द प्रोसेस इन विच डी एक्साइटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस बाय इंसिडेंट फोटॉन, बाय इंसिडेंट लाइट इज कॉल्ड स्टिमुलेटेड एमिशन। तो यहां से स्टिमुलेटिंग एमिशन हो रही है, 2 और 1 के एनर्जी डिफरेंस के इक्वल एक फोटॉन रिलीज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होकर फर्स्ट स्टेज में आ रहा है। एक तो आपने इनपुट फोटॉन दिया था और एक इलेक्ट्रॉन की डी एक्साइटेशन की वजह से फोटॉन एमिट हुआ, तो दोनों फोटॉन की एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ सेम होगी, यानी दे आर कॉल्ड कोहेरेंट फोटॉन। ये आउटपुट में आपको 2 फोटॉन मिलेंगे, क्योंकि मैंने एक्सपेरिमेंटल सेटअप में बताया है कि मिरर होगा, मिरर से रिफ्लेक्ट होंगे, जब ये रिफ्लेक्ट होकर वापस जाएंगे, यहाँ मेटास्टेबल स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन मजीद परटर्ब करेंगे, तो मजीद परटर्बेशन के बाद इलेक्ट्रॉन E2 से E1 में आएंगे, तो 2 फोटॉन और रिलीज करेंगे। इस तरह आउटपुट में 4 फोटॉन होंगे। दूसरी तरफ फिर मिरर है, उस मिरर से रिफ्लेक्ट होकर बाउंस बैक होकर वापस आएंगे, तो मजीद अब 4 फोटॉन होंगे। 4 फोटॉन 4 इलेक्ट्रॉनों को परटर्ब करेंगे। तो क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ से E2 में इलेक्ट्रॉनों की तादाद, पॉपुलेशन कम नहीं होगी। तो स्टूडेंट याद रखें, ये साइमल्टेनियसली तीनों काम एक साथ हो रहे हैं। ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट E3 में जा रहे हैं इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन में, फिर E3 से E2 में स्पॉन्टेनियसली डिके हो रही हैं, और E2 से E1 में जो एक इनपुट फोटॉन, स्टिमुलेटेड फोटॉन हमने दिया था, ये इनको परटर्ब करता है। तो आपके पास एम्प्लीफिकेशन 1 से 2, फिर 2 से 4, 4 से 8, तो इस तरह एम्प्लीफिकेशन बढ़ती जा रही है, और एज ए रिजल्ट इंटेंस बीम ऑफ लेजर लाइट आउटपुट के तौर पे आपको मिलेगी। तो इसलिए दोनों मिरर में फोटॉन लाइट क्या रोल प्ले करती है? एज ए ऑसिलेटर का काम करती है। तो रेजोनेटर बन गया ना यहाँ पर, इसलिए मैंने कहा था इसको कैविटी रेजोनेटर भी कहा जाता है। तो जब ये E1 स्टेट में आएंगे, तो ये E1 फिर इनके लिए शॉर्ट लिव्ड एक्साइटेड स्टेट है। तो E1 से ये दोबारा डिग्री होके E0 में ओरिजिनल अपनी ग्राउंड स्टेट में आ जाएंगे। तो यहाँ से भी एक फोटॉन एमिट होगा, लेकिन वो अनवांटेड फोटॉन होगा, हम उसको लिफ्ट नहीं करवाते हैं, उसको स्टडी नहीं करते हैं। तो इस तरह आपके पास लेजर, कंप्लीट लेजर एक्शन जो है वो अचीव हो जाएगा। तो याद रखें, ये 4 एनर्जी लेवल सिस्टम था जिसमें हमने एक साथ इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस किया, फिर स्पॉन्टेनियस एमिशन हुई, और एट द एंड स्टिमुलेटेड एमिशन एट द कॉस्ट ऑफ इनपुट फोटॉन यूटिलाइज कर ली। तो इस तरह जो है ना लेजर एक्शन जो है वो अचीव हो जाता है। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है इसकी एग्जांपल्स आ रही है गैस लेजर से, क्योंकि मैंने कहा है ना कि एक्टिव, मीडियम, सॉलिड, लिक्विड, सेमीकंडक्टर या गैसेस हो सकता है। तो गैस लेजर में हम लोग देखेंगे हीलियम नियॉन की एग्जांपल। तो नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह बाद में सी यू अगेन।